गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स, राइट, और मस्कुलर सिस्टम। जब भी हम मसल्स की बात करते हैं, मांसपेशियों की बात करते हैं, तो मांसपेशियों में हम ये मान के चलते हैं कि मांसपेशियां ऑलमोस्ट 3 प्रकार की होती हैं, राइट। तो मसल्स का फंक्शन मेनली क्या होगा, इनका कार्य क्या होगा कि ये क्या कर रही हैं, किसी भी ऑर्गन को मूवमेंट करने में मदद करती है। इसी के साथ साथ मसल्स क्या और कर सकती हैं, एक तो हम बोल रहे हैं कि मूवमेंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, जिसके कारण हम हमारे हैंड को इजीली मूव कर पा रहे हैं, या हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, हम अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली इनका काम और क्या होता है, और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे एटीपी का ट्रांसफर कैसे कर रही है, एटीपी का यूज लेकर ये क्या करती हैं आगे जाकर, ठीक है। तो इनका फंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 3 टाइप्स ऑफ मसल्स कौन कौन सी किस प्रकार से होती है। तो जैसे हम नंबर 1 टाइप ऑफ मसल्स की बात करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। ऑलराइट, नंबर 2 की हम बात करेंगे, तो नंबर 2 टाइप की मसल होती है स्केलेटल मसल्स, राइट। और नंबर 3 होती है हमारी कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो इस प्रकार 3 प्रकार की मसल्स है। फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें हम स्मूथ मसल्स तो बोल रहे हैं। तो ये स्मूथ मसल्स होती कैसी हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम अगर बात करेंगे तो इस प्रकार की होती है। इन्हें हम एक प्रकार से अरेखित पेशियां भी बोलते हैं, मतलब अनस्ट्रेटेड मसल्स। इनका सेकेंड नेम की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें हम अनस्ट्रेटेड या अरेखित पेशियों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसकी संरचना की बात कर रहे हैं, तो ये कैसी है, तर्करूपी है, स्पिंडल शेप, राइट। और स्पिंडल शेप्ड होने के साथ साथ हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है, ठीक है, बिल्कुल बीच में है, न्यूक्लियस केंद्र में उपस्थित है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है, बहुत सारे नहीं है केंद्र, एक अकेला उपस्थित है, ठीक है। इसकी पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियस। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये सार्कोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल फिब्रिल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि ये ट्रांसवर्स नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल है, लंबे हैं फिब्रिल्स इसके अंदर अरेंज है। और इन फिब्रिल्स के कारण ही ये जो तंतु हैं, ये फाइब्रोस जो हैं, इन्हीं के कारण क्या होता है, यहाँ पर हम मूवमेंट देख सकते हैं, राइट। तो हमने बोला कि ये अरेखित हैं, तर्करूपी हैं, न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल बीच में उपस्थित है,
एक न्यूक्लियस है, देन दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, इस प्रकार है। ठीक है, और ये अरेंज कैसे हैं, एक के पास एक ग्रुप्स में अरेंज्ड है। राइट, अब अगर हम इनकी पोजीशन की बात करते हैं, ये कहाँ उपस्थित होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, ठीक है, इसके अलावा हमारे जो गोनाड है, जनन अंग है, इनके आसपास इनकी जो भित्ति होती है, इनकी वॉल के आसपास, उस वॉल में ये अरेंज रहते हैं, जिससे कि ये जो सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम्स प्रॉपर्ली वर्क कर सके, वहां पर फंक्शन परफॉर्म कर सके। राइट, ये है हमारे स्मूथ मसल्स की बात। सेकेंड बात करते हैं हम स्केलेटल मसल्स की। तो जब हम इन्हें देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज, कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि ये जो मसल्स और मांसपेशियां हैं, ये कनेक्टेड रहती हैं नर्वस सिस्टम से, और नर्वस आवेग जैसे आएंगी, पल्सेस आएंगी, तो उस बेसिस पर यहाँ पर इन मसल्स में मूवमेंट होता है या ये मसल्स कार्य कर पाती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे न्यूक्लियस है इनका। ठीक है, तो अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर इनको हम स्केलेटल मसल्स क्यों कह रहे हैं, कि ये हमारे जो स्केलेटल सिस्टम्स हैं, जो बोनी सिस्टम्स हैं, उनके आसपास व्यवस्थित रहती है। और क्योंकि इनमें बहुत सारे स्ट्रिएशंस भी देख रहे हैं हम, रेखाएं भी देखते हैं, इसलिए हम इनको रेखित पेशियां बोलते हैं या फिर स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, इसलिए इनका दूसरा नाम स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहलाता है। इसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर इनके शेप की बात कर रहे हैं, तो इनका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, बिल्कुल बेलन आकार के ये उपस्थित हैं। नेक्स्ट जब हम न्यूक्लियस की बात करें, तो यहाँ सिंगल न्यूक्लियस था, ये क्या होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस उपस्थित है, मल्टी मींस बहुत ज्यादा नंबर में, संख्या में। और इसी के साथ इनके न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में नहीं है, अकेंद्रित प्रकार के केंद्रक उपस्थित हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड न्यूक्लियस जो है वो एक्सेंट्रिक है, बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में उपस्थित नहीं। इसी के साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो यहाँ पर फिब्रिल्स भी उपस्थित रहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल भी होंगे और लैटिट्यूडनल फिब्रिल्स भी उपस्थित रहेंगे, जिन्हें हम ट्रांसवर्स फिब्रिल्स कहते हैं। दोनों प्रकार के फाइबर्स तत्व यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और जब हम इनकी पोजीशन की बात करते हैं, तो ये प्रेजेंट रहते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के आसपास। ठीक है, राइट। थर्डली हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। तो इनका भी स्ट्रक्चर की संरचना में हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इस तरह से
संरचना है। ऑलराइट, इस तरह से व्यवस्थित रहती है। ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, इनका नाम क्या है? कार्डियक मसल्स। नाम से ही पता चल रहा है हृदय पेशियां हैं, मींस उपस्थित कहाँ रहेगी? हार्ट के आसपास, हृदय के आसपास इनकी उपस्थिति रहेगी। इनको हम हृदय पेशियों के नाम से ही जानते हैं। वहीं हम इनकी बात करें कि स्ट्रक्चर की, तो ये कैसी होती है? सिलेंड्रिकल, बेलन आकार तो है, लेकिन इन्हीं के साथ साथ ये ब्रांच भी है, शाखाओं में भी विभाजित है। यहाँ पर सिंगल थे, फिर वहाँ ब्रांच है। न्यूक्लियस भी केंद्रक जो है वो बहुत सारे हैं, बहुकेंद्रकीय हम इन्हें बोल सकते हैं, और केंद्रक जो है वो भी सेंटर में उपस्थित है, बिल्कुल केंद्र में। तो सेंटर में उपस्थिति केंद्रक की पाई जाती है। इसी के साथ यहाँ पे भी स्ट्रिएशंस हैं, पर फिर भी हम इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हार्ट के आसपास उपस्थित हैं। दो मसल्स का एक जैसा नाम नहीं हो सकता। इनकी जो संरचनाएं हैं वो बहुत हद तक इनके जैसी ही होती हैं, बस इनमें ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं, और इसकी उपस्थिति हार्ट के आसपास देखी जाती है। अब जब हम तीनों में कंपैरिजन करते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसकी जब हम बात करें तो क्या ये ऐच्छिक है या अनैच्छिक क्रियाएं हैं? कौन सी क्रियाओं को ये कंट्रोल कर सकते हैं ये वाले मसल्स? क्योंकि स्मूथ हैं, एलिमेंट्री कैनाल के आसपास उपस्थित हैं, तो ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करेंगे। दैट मींस इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारे बस में नहीं होते। तो ये प्रकार के मसल्स इनवॉलंटरी कहलाएंगे। स्केलेटल मसल्स, क्योंकि हम हिला सकते हैं इसलिए ये ऐच्छिक होती है पेशियां, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे वॉलंटरी। हम वॉलंटियर कर सकते हैं, मतलब हम अपने अकॉर्डिंगली कार्य इनमें करवा सकते हैं। ऐसे ही कार्डियक मसल्स की बात करेंगे तो ये होती है इनवॉलंटरी प्रकार की। ठीक है, और इन दोनों में ही दोनों प्रकार के तंतु उपस्थित रहते हैं, चाहे लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें चाहे ट्रांसवर्स की। तो ये है हमारे 3 प्रकार की मसल्स, और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की, मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। संरचना पढ़ेंगे हम इन मसल्स की।
तंतु उपस्थित रहते हैं, उन तंतु को जो बाहर की झिल्ली बना रहे हैं, उन तंतु के बाहर की झिल्ली को हम बोलेंगे पेरीमाइसियम। ठीक है, पहले तो हमने बोला मसल्स के अंदर जो तंतु उपस्थित हैं उनकी झिल्ली को हम बोल रहे हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के अंदर भी कुछ तंतु उपस्थित होंगे, उसकी झिल्ली को हम बोल रहे हैं पेरीमाइसियम, राइट। और पूरी मसल्स के आसपास, पूरी पेशियों के आसपास जो तंतु के आसपास जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम बोलेंगे एपीमाइसियम। इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे बाहर उपस्थित है, फिर उसके अंदर ये है और उसके अंदर ये वाली झिल्ली उपस्थित रहेगी। तो इस तरह से वहां पर मसल्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह से वहां पर उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन मसल्स में जो मेम्ब्रेन होती है, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, उस आउटर मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है, मसल्स में उसका नाम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मेम्ब्रेन को, झिल्ली को हम बोलेंगे सार्कोलेमा। वहीं अगर मसल्स के अंदर साइटोप्लाज्म उपस्थित है तो उसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, राइट। मसल्स के अंदर सार्कोलेमा, बाहर वाली झिल्ली, अंदर जो प्लाज्मा है उसे हम सार्कोप्लाज्म नाम देते हैं। तो हम साइटोप्लाज्म ना लिख के प्लाज्मा भी बोल सकते हैं, ये अंदर का जो प्लाज्मा पोर्शन उपस्थित है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो भी इसमें उपस्थित रहते हैं, तो उनको हम देते हैं नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलराइट, तो इस तरह से इनके जो नेम्स हैं वो अलग अलग यहाँ पर नेम्स हो जाते हैं। और सेकेंडली अगर हम बात करें मसल्स के अंदर ऑर्गेनल्स की, कौन कौन से ऑर्गेनल्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें हमारे आता है, मसल्स में ऑर्गेनल्स में आती है ER प्रेजेंट होते हैं, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स उपस्थित रहते हैं, राइबोसोम्स उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ वो सॉल्ट्स जो होते हैं वो भी उपस्थित रहते हैं, न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, राइट। कुछ प्रोटीन्स भी उपस्थित रहेंगे यहाँ पर, ग्लूकोज भी उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट चीजें इसके अंदर उपस्थित रहती हैं। मसल्स में ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं या इन जैसे कंपाउंड्स उपस्थित रहते हैं, राइट। अब हम नॉर्मली बात करते हैं, जो मसल सेल के अंदर फाइबर्स होते हैं उन्हें हम कोलिकाएं कहते हैं और उनका नेम होता है फेसिक्युलाई, राइट। फेसिक्युलाई, उनके फाइबर्स को, जो फिब्रिल्स हैं उन्हें हम फेसिक्युलाई, हम कोलिकाओं के नाम से जानते हैं। तो एक बार अगर हम देखते हैं संरचना किस प्रकार से होगी, जैसे सपोज ये एक इंसान का हैंड है, ठीक है, ये मसल्स थी, इसी को हमने अगर एनलार्ज व्यू में देखना है तो हम यहाँ देखेंगे और इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, जिनमें हम देखेंगे बीच में संरचनाएं अलग अलग तरह से व्यवस्थित रहेंगी। नॉर्मली हम यहाँ स्केलेटल मसल्स की ही बात कर रहे हैं, राइट।
इस तरह से इसके अंदर फिब्रिल्स अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये एक पूरा फाइबर फॉर्म में इस तरह से उपस्थित रहता है। ठीक है, अब इनके अंदर भी क्या उपस्थित रहते हैं? विभिन्न प्रकार के तंतुक या फिब्रिल्स। तो इन फिब्रिल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये फिब्रिल्स उपस्थित रहते हैं। अब इसी को हम एनलार्ज व्यू में अगर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार की संरचना, राइट, जिसमें हम देखते हैं विभिन्न जोनों में, विभिन्न क्षेत्रों में ये डिवाइडेड रहता है। बहुत सारे क्षेत्र होंगे और इस तरह से यहाँ पर लाइंस जो होती हैं वो बनी रहती है। और जो सार्कोमियर भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है? मसल्स का इकाई, एक छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट जिसे हम बोलेंगे वो होता है हमारा सार्कोमियर, राइट। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। मसल को हमने एनलार्ज किया तो इस तरह से फेसिक्युलाई प्रेजेंट रहते हैं। एक फेसिक्युलाई को एनलार्ज किया तो इस तरह से उसमें फिब्रिल्स तंतुक उपस्थित रहते हैं और एक तंतुक को हमने एनलार्ज व्यू में देखा तो इस तरह से एक फिब्रिल उपस्थित है। इसी फिब्रिल के बीच में छोटे छोटे यूनिट्स उपस्थित रहते हैं, इकाइयां उपस्थित रहती हैं जो फंक्शनल यूनिट बनाता है हमारा मसल्स का। ठीक है, तो इस सार्कोमियर को हम फंक्शनल यूनिट के नाम से जानते हैं और ये सारे फंक्शनल यूनिट मिलकर, ये सारी इकाइयां मिलकर एक स्केलेटल मसल्स का निर्माण करती हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर था। अब हम देख लेते हैं आगे इसी के बेसिस पर कि किस तरह से इस तंतुक में, फिब्रिल्स में व्यवस्था होती है, कैसे वो अरेंज होते हैं यहाँ फिब्रिल्स। नॉर्मली अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सार्कोमियर्स उपस्थित रहते हैं एज अ यूनिट। ठीक है, इसी के साथ इनमें दो प्रकार के बैंड्स भी उपस्थित रहते हैं। एक बैंड होता है ए बैंड, दूसरा बैंड होता है आई बैंड। ए बैंड का मतलब है एन आइसोट्रोपिक बैंड, राइट। आई बैंड का मतलब है आइसोट्रोपिक बैंड। कई बार हम ए बैंड को डार्क बैंड से भी जानते हैं और आई बैंड को लाइट बैंड के नाम से भी जानते हैं। ये डार्क एंड लाइट जो बैंड्स होते हैं ये एक दूसरे के पास में व्यवस्थित रहते हैं, एक के बाद एक, और इस तरह से उसका स्ट्रक्चर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें डार्क एंड लाइट बैंड्स का एक तरह से बोल सकते हैं इनका कंपोजिशन मिलता है। ये सारे मिलकर हमें डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखाते हैं, राइट। तो जब हम स्ट्रक्चर की यहाँ बात करते हैं, सपोज एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर देखते हैं इस तरह से क्या होता है।
एंड लाइट बैंड्स अरेंज। ये लाइट बैंड्स, ये डार्क बैंड्स। ये लाइट बैंड्स मींस मैंने थिक बनाया है, इसलिए हम उसे डार्क बैंड बोलेंगे। ठीक है, अब जब इनमें हम बात करेंगे तो इनमें डिफरेंट जोन्स में, डिफरेंट क्षेत्रों में ये विभाजित रहते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है, राइट। अब डार्क बैंड के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं एच जोन या एच क्षेत्र, जिसका पूरा नेम हैंसन जोन भी है, राइट। और इसकी जो मिड की लाइन है इसको हम नाम देते हैं एम लाइन या फिर एम जोन, एम क्षेत्र, राइट। और ये पूरा जो है ये क्या है, पूरा ए बैंड। जहां पर डार्क बैंड प्रेजेंट, ये पूरा जो होगा ये हमारा क्या होगा, लाइट बैंड। यहां से यहां तक आई बैंड, ठीक है। जहां तक हमारा हम बोल सकते हैं कि डार्क बैंड ना आए, या अगर इस तरह से डार्क बैंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो हमारा ये आई बैंड है। जहां पर कोई डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं, ये पूरा आई बैंड कहलाएगा, ये पूरा हमारा ए बैंड कहलाएगा। एच क्षेत्र जो है हैंसन ने देखा होगा, तो उस साइंटिस्ट के बेसिस पर हैंसन क्षेत्र कह रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डार्क बैंड ही है, लाइट बैंड यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इस वाले क्षेत्र को हम हैंसन क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके बीच वाले भाग को हम एम लाइन या एम जोन कहते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें आई बैंड की, तो आई बैंड की मिड लाइन को हम बोलते हैं जेड लाइन, जेड, सॉरी ये आई बैंड की मिड लाइन है तो इसको हम बोलेंगे जेड लाइन। और इन दोनों जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम नाम देते हैं सार्कोमेयर, जो हमारा हम बोल रहे हैं ना फंक्शनल यूनिट है, तो इसको हमने नाम दिया सार्कोमेयर। और इस पार्ट को, इस जेड लाइन को एक नाम और दिया जाता है क्रॉसेस मेम्ब्रेन। किसको बोला है ये हमने, इस वाली लाइन, राइट। तो इस तरह से आई बैंड और ए बैंड, दो प्रकार के बैंड हैं। ए बैंड में एम लाइन आती है, मिड लाइन आती है और एच क्षेत्र आता है। इसी के साथ आई बैंड में सिर्फ जेड लाइन आती है, और ये जेड लाइन दोनों जो बीच का रीजन है जेड लाइन के, उसे हम बोलेंगे सार्कोमेयर फंक्शनल यूनिट जो हमारा होता है, राइट। ऑलराइट, यहाँ हम देख रहे थे, हमने यहाँ पढ़ा था एम लाइन के बारे में, जेड लाइन के बारे में, एच जोन के बारे में, सार्कोमेयर, ए बैंड, आई बैंड, ठीक है। ए बैंड को हमने डार्क बैंड के नाम से जाना था, आई बैंड को हमने लाइट बैंड के नाम से जाना। तो जब हम इस भाग को मॉलिक्यूलर लेवल पर ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि इस भाग का स्ट्रक्चर या संरचना हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। देखिएगा, राइट, इस संरचना इसमें इस प्रकार से हमें देखने को मिल रही है इस भाग की, राइट। मीन्स छोटे छोटे सर्कुलर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, वो हम देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे हैं। वहीं हम अगर इस भाग को देखेंगे तो इस भाग का हमें स्ट्रक्चर कुछ अलग दिखाई देगा, राइट। ये हमें अलग तरीके से दिखाई देगा।
फाइबर्स भी दिख रहे हैं और थिक फाइबर्स, जो पतले तंतु भी और मोटे तंतु की भी व्यवस्था हम यहाँ पे बीच में देख रहे हैं। वहीं अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस भाग की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज संरचना के तरीके से इस तरह से संरचनाएं यहाँ पर व्यवस्थित रहेंगी। यहाँ पे हम छोटे नहीं देखें, सिर्फ मोटे। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार के जोन्स या क्षेत्र उपस्थित हैं। वहीं अगर हम ए बैंड की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं इसकी साइज सपोज 1.6 है और इसकी साइज का हम मान के चलते हैं इसकी साइज 1.0। ठीक है, इस तरह से हम साइज बता रहे हैं, लेंथ। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम बोल के चलते हैं कि Z लाइन की जो साइज है वो अप्रॉक्स 2.6 के आसपास होती है, राइट। तो ये हम एप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लेकर एक चलते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये मोटे तंतु हैं और ये पतले तंतु, तो इनके बेसिस पर हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने, हॉयले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को आगे जाकर बताया कि यहाँ पर 2 प्रकार के तंतु उपस्थित होंगे जिन्हें हम नाम देते हैं प्राइमरी फाइबर्स एंड सेकेंडरी फाइबर्स, मतलब प्राथमिक तंतु एंड द्वितीयक तंतु। तो इस तरह से इनके 2 बेसिस पर हमने इन्हें डिवाइड किया है और इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस चीज, राइट। इसी के साथ हॉयले नाम के साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि इनके बीच में कुछ टी फिलामेंट नामक संरचनाएं उपस्थित होती है। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि टी फिलामेंट्स क्या होते हैं, लेकिन अभी हम इतना देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि ये वाली संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स यहाँ पर उपस्थित होते हैं और जो ये हमारे अलग अलग प्रकार के बैंड्स हैं इनमें कुछ क्रॉस ब्रिजेस भी पाए जाते हैं। क्रॉस ब्रिजेस भी इनमें उपस्थित रहते हैं और क्रॉस ब्रिजेस के सहारे वो एक दूसरे को कनेक्ट भी करते हैं। ये दोनों तंतु आपस में जुड़े हुए भी रहते हैं। किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ मसल्स किस तरह से हो रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो किस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कैल्शियम एक बेसिस होता है, उसके बेसिस पर कॉन्टैक्ट वहाँ पर बनता है, राइट। तो हमने यहाँ पर अभी यही देखा कि 2 तरह के फाइबर्स हैं, प्राइमरी फाइबर्स एंड सेकेंडरी फाइबर्स, और इन्हीं 2 फाइबर्स को एक डेफिनेट नाम दिया गया, एक नेम दिया गया। जैसे हमने प्राइमरी फाइबर्स को बोला कि ये मोटे तंतु हैं, थिक फाइबर्स हैं, तो इनको बाद में नाम दिया गया मायोसिन, ठीक है। और सेकेंडरी फाइबर्स को ये बोला गया कि ये पतले तंतु हैं, बिल्कुल थिन फाइबर्स हैं, तो उसके बेसिस पर इनको नाम दिया गया एक्टिन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो नर्वस सिस्टम था वो इससे कनेक्टेड रहता है और हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है सार्कोमेयर का बनता है, लेकिन सार्कोमेयर में 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं, मायोसिन एंड एक्टिन, और ये दोनों मिलकर ही मूवमेंट की क्रिया को करवाते हैं, राइट। नाउ सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पे कंपोजिशन देखते हैं कि जो मसल फाइबर्स हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नंबर 1 हम बात करते हैं यहाँ पर
वाटर की, जल की, तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि 75% जो है वो जल इनमें उपस्थित रहता है मसल्स के अंदर। सेकेंड कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी हम मान के चलते हैं कि हमारा 20% के आसपास प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। थर्डली प्रोटीन्स की हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स भी हमारे पास यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे मायोसिन, एक्टिन, इन दोनों को तो हमने पढ़ लिया। थर्ड एक्टिन, फोर्थ ट्रोपोनिन एंड फिफ्थ ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इस प्रकार 5 टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, मायोसिन, एक्टिन, एक्टिनिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट की तो वो आता है अदर सब्सटेंसेस, दूसरे पदार्थ जो बच जाते हैं, जिन्हें हम रखते हैं 5% के रेशियो में उपस्थित रह सकते हैं। इनमें हमारे पदार्थ में आ सकता है ग्लाइकोजन, राइट, सॉल्ट्स आ सकते हैं कुछ प्रकार के, ठीक है। इसी के साथ इन पदार्थों में आ सकते हैं फ्री अमीनो एसिड्स जो मुक्त होते हैं, अमीनो अम्ल, उनकी हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। उनमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हम देते हैं, जैसे फ्री अमीनो एसिड जो हैं फॉस्फोक्रिएटिनिन भी हो सकते हैं और फॉस्फो आर्जिनिन भी हो सकते हैं। क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच्ड है इसलिए हम इनको नाम देते हैं फॉस्फो आर्जिनिन। वैसे क्रिएटिनिन जो है एक तरह का हमारा उत्सर्जी पदार्थ है जो कि मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स में कई बार हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही ये फ्री अमीनो एसिड्स भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। इसी के साथ कुछ फैट्स भी प्रेजेंट रह सकते हैं। तो ये हमारा कंपोजिशन है मसल्स का कि इस प्रकार से 100% रेशियो में क्या क्या प्रेजेंट रह सकता है मसल्स के अंदर। वाटर की अमाउंट, मात्रा हमें बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिलती है, राइट। हमने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित रहते हैं जिनको हम मसल्स में सार्कोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होगा? ऊर्जा प्रदान करना। जितने भी हमारे यहाँ पर एटीपी की नीड होगी तो वो कौन प्रदान कराएगा? माइटोकॉन्ड्रिया ही देगा। तो ऊर्जा प्रदान कराता है माइटोकॉन्ड्रिया जो इनमें व्यवस्थित रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स की कि इनमें जो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स उपस्थित हैं उनकी कैसी संरचना होती है और वो किस प्रकार से व्यवस्थित यहाँ पर रहते हैं, राइट। जैसे नंबर 1 प्रोटीन की हम बात करते हैं, इसका नाम है मायोसिन। मायोसिन जो है प्रोटीन है तो इस पे ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो बहुत इजीली इस पे वर्क कर सकता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम ही होता है प्रोटीन को तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम अगर वर्क करता है तो मायोसिन जो है वो 2 भागों में विभक्त हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं हैवी मैरोमायोसिन एंड लाइट मैरोमायोसिन, ठीक है। एक हैवी प्रोटीन में, एक लाइट प्रोटीन में विभक्त होता है। जैसे अगर हमने बात की इस प्रकार से मायोसिन के बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर।
करेंगे यहाँ पर एक मायोसिन इस प्रकार से प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे फाइबर के बंडल्स ग्रुप में फाइबर प्रेजेंट। इस एक मायोसिन पे ट्रिप्सिन ने कार्य किया और इस ट्रिप्सिन ने कार्य करके इसको दो भागों में विभक्त कर दिया। एक हुआ लाइट, एक हुआ एक लाइट और एक हैवी मायोसिन। हैवी क्यों है ये? हैवी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक हेडनुमा आकृति भी यहाँ देखने को मिल रही है, जिसे हम मायोसिन हेड के नाम से जानते हैं। इसको हम बोलेंगे मायोसिन का हेड, राइट। इसलिए हम इसको हैवी बोलते हैं क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। और किसके कारण ज्यादा हो रहा है? जो हेड रीजन है यहाँ पर सर्कुलर रीजन है, उसके उपस्थिति में इसका वेट मॉलिक्यूलर भार, आणविक भार जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो नॉर्मली अगर हम मायोसिन की बात करते हैं तो ये होता है 1500 एंगस्ट्रॉम का, ऑलराइट, इसकी लेंथ है। इसी के साथ लेंथ मतलब क्या होता है यहाँ पर कि लेंथ की बात कर रहे हैं, दैट मींस इसकी लंबाई जो है वो 1500 एंगस्ट्रॉम की है। और इसकी जब हम व्यास या डायमीटर की बात करेंगे तो 20 से 40 एंगस्ट्रॉम के बीच में डायमीटर इसका उपस्थित रहता है। और इसकी मॉलिक्यूलर वेट की जब बात करते हैं हम तो हमें मॉलिक्यूलर वेट आणविक भार 5 लाख के आसपास देखने को मिलता है। और वहीं हम हैवी और लाइट नियोमायोसिन की बात करते हैं तो क्योंकि ये विभक्त हो रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, तो लाइट नियोमायोसिन का जो डायमीटर होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। हैवी नियोमायोसिन का डायमीटर अप्रॉक्स 40 एंगस्ट्रॉम के आसपास प्रेजेंट रहेगी। इसी के साथ हम आणविक भार की बात करते हैं। हैवी है मतलब इसका आणविक भार कुछ 3,50,000 के आसपास मॉलिक्यूलर वेट रहता है। वहीं यहाँ हम बात करेंगे 1,50,000 के आसपास कुछ मॉलिक्यूलर वेट रहता है, ये लाइट। तो इस तरह से हम जब बात करते हैं यहाँ पर इनके डायमेंशंस की, तो यहाँ हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि ट्रिप्सिन इन्हें दो पार्ट्स में विभाग कर, राइट। अब नॉर्मली अगर मायोसिन की बात करें तो हमने क्या बोला था, ये प्राथमिक तंतु है, प्राइमरी फाइबर्स, राइट। और कैसे हैं? थिक है, एक्टिन से, है ना, एक्टिन से क्या है ये? थिक है। इसी के साथ अगर मायोसिन की बात करें तो इनमें हेड रीजन उपस्थित होता है और उस हेड रीजन के सहारे ये एक्टिन जो मॉलिक्यूल है उससे कनेक्ट करते हैं और दोनों जब कनेक्ट होंगे तभी दोनों मिलकर स्लाइड हो पाएंगे। और मायोसिन का हम ये मान के चलते हैं कि ये कैल्शियम के साथ इजीली रिएक्ट होता है, रिएक्शन देता है और आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो कैल्शियम के प्रेजेंस में इसकी फंक्शनैलिटी जो होती है, इसकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ मायोसिन की बात करते हैं तो हम यहाँ दो पार्ट्स में या दो साइड्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। एक साइड हुई डिस्टल साइड, दूरस्थ सिरा, एक हुआ प्रॉक्सिमल सिरा जो समीपस्थ सिरा कहलाता है। डिस्टल साइड में हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर एटीपेज एक्टिविटी होती है।
एटीपीज की जो क्रिया है वो यहाँ पर हो, और प्रॉक्सिमल जो समीपस्थ सिरा है उसका हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर एटीपी बाइंड होता है, और बाइंड होने के साथ ही क्या होगा, एटीपी एक्टिविटीज पे वर्क करेगी, तो ये एटीपी को एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ देगा। ठीक है, इस तरह से एक्टिविटी अगर ये वाली वर्क करती है तो इसको तोड़ने का कार्य करती है। तो इस तरह से दो साइड्स होती हैं, दो सिरे होते हैं। वहीं एक सिरे की बात करें तो हमने मान के चला है कि यहाँ पर क्रॉस ब्रिज जैसी आकृति उपस्थित रहती है, जैसे हम देखते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है कि ये हमारा एक्टिन भाग जा रहा है, और इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस देखने को मिलते हैं। और इन जो क्रॉस ब्रिजेस की हम बात कर रहे हैं, ये क्रॉस ब्रिजेस या अनुप्रस्थ सेतु हैं, वो एक तरह से ब्रिज के समान कार्य कर रहे हैं। और ब्रिज क्या करता है, दो पोर्शंस को कनेक्ट करता है, तो वो क्या करेगा, मायोसिन और एक्टिन को कनेक्ट करके रखेगा। ये होता है ब्रिज का कार्य, कि हम दो साइड्स को इजीली कनेक्ट कर सके बीच में, इसलिए ब्रिज बनाना चाहता है। तो ये मायोसिन और मायोसिन के साथ साथ एक्टिन को कनेक्ट करेगा, एक साथ लाएगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्रॉस ब्रिज या अनुप्रस्थ सेतु। तो ये वाली संरचना भी हमें मायोसिन में देखने को मिलती है। ठीक है, और मायोसिन का कार्य क्या होता है कि इनकी जो हेड्स रीजन है वो कनेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संकुचनशीलता लाते हैं मसल्स। राइट, सेकेंड की बात कर लेते हैं हम। एक्टिन जब भी हम एक्टिन की बात करेंगे तो नॉर्मली हम ये बोल के चलते हैं यहाँ पर कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये सेकेंडरी प्रोटीन्स हैं या सेकेंडरी फाइबर्स हैं, द्वितीय तत्वों के नाम से जाने जाते हैं, थिन स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत पतले महीन हैं, तंतुमय है, धागेनुमा संरचनाएं हैं। ठीक है, इनके अंदर इनके कारण आई बैंड्स का निर्माण होता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये बनते कैसे हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के द्वारा बनते हैं। मींस इनके जो प्रोटीन्स होंगे वो कैसे होंगे, सर्क्यूलर प्रोटीन्स उपस्थित होंगे। राइट, तो नॉर्मली हम ये बोल के चल रहे हैं कि यहाँ पर ग्लोब्यूलर सर्कुलर प्रोटीन्स है, वहीं मायोसिन में कैसे थे, लॉन्ग प्रोटीन्स, फाइबर युक्त तंतुक जैसे प्रोटीन्स उपस्थित है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को हम नाम दे सकते हैं जी एक्टिन। राइट, इजीली नाम दे सकते हैं। और इन्हीं जी एक्टिन के साथ जब एटीपी मिक्स होता है, कंबाइन होता है, तो यही जी एक्टिन एफ एक्टिन में परिवर्तित हो जाता है। और क्योंकि एटीपी यूज में आ गया है तो ये एटीपी एडीपी में बदल जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटीपी जी एक्टिन के साथ कंबाइन होता है और एफ एक्टिन के साथ एडीपी रहता है। तो क्वेश्चन में हम पूछते हैं कि जी एक्टिन के साथ कौन सी स्टेज रहेगी, इस तरह से पूछा जाता है कि एटीपी होगी, एडीपी प्रेजेंट होगी, दोनों में से कोई भी नहीं, या दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे जी एक्टिन के साथ। इस तरह से कुछ क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जी एक्टिन के साथ एटीपी प्रेजेंट रहता है जो कंबाइन होकर ही एफ एक्टिन का निर्माण करता है, और एटीपी टूटकर एडीपी में एफ एक्टिन के समय पे जैसे वो बन जाता है तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो एक बचता है, ये ट्राइफॉस्फेट था, डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होना, एक फॉस्फेट जो बचेगा वो हर
निकाल दिया जाता है। तो जब हम बात करें जी एक्टिन की, तो ये जी एक्टिन है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे और चेन जैसी आकृति बनाएंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स थे जी एक्टिन के, ग्लोबुलर प्रोटीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर्कुलर होते हैं, और एफ एक्टिन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि फाइब्रस हो जाते हैं ये दोनों तंतु जैसे स्ट्रक्चर्स ये यहाँ पर ऐसे फॉर्म कर लेते हैं। तो जी एक्टिन कन्वर्ट हो रहा है एफ एक्टिन में कंबाइन होकर। तो एक तरह से बोल सकते हैं हम ये सब यूनिट है, ये इकाई है, और ये पॉलीमेराइजेशन कर रहे हैं। पॉलीमेराइजेशन के कारण यहाँ पे एक पॉलीमर का निर्माण, ठीक है, तो इसे हम मोनोमर यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे मोनोमर मिलकर पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं, पॉलीमेराइजेशन क्रिया कर रहे हैं, जिसके कारण फाइब्रस एक्टिन का निर्माण हो रहा है। राइट, अब नॉर्मली जब हम एक्टिन की बात करते हैं तो एक्टिन इस तरह से प्रेजेंट नहीं होता, एक्टिन की दो लेयर्स प्रेजेंट होती है, वो भी एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर में एक्टिन हमेशा व्यवस्थित रहता है। फाइबर्स इस तरह से रहते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से फाइबर्स का इस तरह से दो लेयर्स में, दो चेन्स में रहते हैं और क्रिस क्रॉस वे में अरेंज रहते हैं, जिसमें एक दूसरे को ये जो फाइबर्स है वो क्रॉस करते हैं, और इन्हीं ये जो एरियाज हैं इनके बीच में ही आके मायोसिन के जो हेड रीजन है वो यहाँ पर आके अटैच होते हैं, और इन्हीं को अटैच करके उधर की तरफ शिफ्ट करके इजीली ले जा पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से संरचना उपस्थित रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिन, जो कि क्या करेगा, मूवमेंट करके हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। 50 एंगस्ट्रॉम जो हमने लिखा था वो क्या है, डायमीटर था, इसका साइज था कि एक एक्टोग्लोबुलर प्रोटीन है तो उसका डायमीटर पूरा 50 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। वहीं हम थर्ड प्रोटीन की बात करते हैं तो आता है हमारा ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन भी किस प्रकार के, एक्टिन के जैसे ही सब्सटेंसेस होते हैं, सर्कुलर ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहलाते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होंगे ट्रोपोमायोसिन ए, ट्रोपोमायोसिन बी। दो प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी, ट्रोपोमायोसिन का पहला और दूसरा। जो टाइप ए होता है ट्रोपोमायोसिन का, वो अमोनियम सल्फेट में घुलित हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो टाइप बी होता है वो वाटर में घुलित हो सकता है। इस प्रकार से ट्रोपोमायोसिन हमारे पास दो संरचनाओं में उपस्थित रहते हैं, एक अमोनियम सल्फेट में घुलता है, एक वाटर में घुलता है। और ट्रोपोमायोसिन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जो हमने एक्टिन मॉलिक्यूल्स बनाए थे सर्कुलर, उन्हीं के साथ में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ये भी सर्कुलर टाइप की ही प्रोटीन्स होते हैं। तो वहीं पर सेकेंडरी फाइबर्स जो है, द्वितीयक फाइबर्स जो है वहीं पर पास में रहते हैं। इनका कार्य हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ टाइप के सब्सटेंसेस की, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। राइट, फोर्थ टाइप के सब्सटेंस। तो जब हम ट्रोपोनिन की बात करते हैं तो ट्रोपोनिन भी कहाँ उपस्थित रहते हैं, द्वितीय फाइबर्स में ही उपस्थित रहते हैं, एक्टिन के साथ और ट्रोपोमायोसिन के साथ। राइट, और अगर हम यहाँ पर ट्रोपोनिन की बात करते हैं तो ये भी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट इनका अभी तक
फंक्शन हमारे पास मालूम नहीं है कि ये क्या कार्य करते हैं, पर ये उपस्थित वही है। इसी के साथ एक और प्रोटीन आता है एक्टिनिन। ये जो प्रोटीन होता है ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, जो हमारी ये भी है कैसा प्रोटीन, सर्कुलर ग्लोबुलर प्रोटीन ही होता है, पर इसकी जो प्लेस होती है वो हम देखते हैं कि ये Z लाइन पर व्यवस्थित रहता है और सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में ही आता है। Z लाइन जो थी ये वाली लाइन थी Z, राइट। तो ये जो पतले तंतुओं के बीच की लाइन थी Z, राइट, इस पे ये व्यवस्थित रहते हैं और इनका कार्य क्या होता है कि जो एक्टिन तंतु हैं, ये जो एक्टिन के तंतु हैं उन्हें यहाँ तक जोड़कर रखना, मीन्स इनके कारण ये तंतु बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ Z लाइन से अटैच्ड रहते हैं, वरना ये तंतु झूल भी सकते हैं, तो एक तरह से यहाँ अटैचमेंट का कार्य करवाते हैं। तो प्रेजेंस कहाँ है Z लाइन पर and help in attachment of actin molecules, उन्हें एक साथ रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने बात की अलग अलग प्रोटीन्स की, 5 प्रकार के प्रोटीन हैं, सबके अलग अलग फंक्शन है, कार्य, ठीक है। कैल्शियम के प्रति मायोसिन ज्यादा एक्टिव रहता है और इसके अलावा ये तीनों अलग थे, प्राइमरी सेकेंडरी अलग थे, इनके अलावा 3 कंपाउंड्स और थे, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन एंड एक्टिन, जिसमें एक्टिन का फंक्शन है अटैचमेंट का, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के साथ रहते हैं, वो मायोसिन के अटैचमेंट में हेल्प करेंगे एक्टिन से, और ट्रोपोनिन का फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, प्रेजेंट होते हैं वहीं पर एक्टिन के साथ, राइट। इस तरह से 5 डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं हमारी मसल्स में।